नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका लगा, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रखा था, इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। तो आज हम लेके आए हैं IBPS 2026 भर्ती, बैंकिंग से रिलेटेड भर्ती है। इसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये IBPS क्लर्क CSA 16 रिक्रूटमेंट 2026। IBPS ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लर्क CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स 16वीं परीक्षा 2026 के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। IBPS के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त 2026 से भरे जा सके और कैडेट्स 21 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 को कैडेट्स की कम से कम जो उम्र है वो 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 28 साल होनी चाहिए। कैडेट्स को IBPS क्लर्क CSA 16वीं भर्ती 2026 से जुड़ी हुई जानकारी देख लेनी चाहिए जो नीचे दी गई है। इसकी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जो डेट हैं, वो इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो आपको पता ही होगा, जो ऊपर हमें जो बताया गया था 1 अगस्त 2026 है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट जो डेट है कैडेट्स की वो 21 अगस्त 2026 है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है 21 अगस्त 2026। जो करेक्शन डेट होगी वो नोटिफाई कर दी जाएगी। आप चैनल पे बने रहें, आपको बता दिया जाएगा कि करेक्शन डेट कब होगी। PET एग्ज़ाम डेट सितंबर 2026। प्री एग्ज़ाम जो डेट है वो भी आपको अभी बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड है बिफोर एग्ज़ाम, वो आपको सबको पता ही होगा। वी रिज़ल्ट कमिंग सून, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम के बाद, हर एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है वो आप सब देख ही सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो जनरल और OBC EWS कैटेगरी के लिए 850 रुपये रखी गई है। फॉर जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 175 रुपये दे होगा। फॉर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी सेम रहेगी। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। इसमें आप डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS या कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। IBPS क्लर्क CSA 16वीं भर्ती 2026 जो योग्यता, इनकी जो मापदंड दिया गया है वो इस प्रकार से हैं। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक है जी। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एनी स्ट्रीम, तो वो इस एप्लीकेशन के लिए पात्र होंगे। कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और उस पर काम करने की जानकारी होना ज़रूरी है। जिस कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की नॉलेज है, डिप्लोमा है, वो इस कंपलसरी। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होना कंपलसरी है, ये बता दिया गया है। उन्होंने हाई स्कूल, कॉलेज, संस्थान में एक विषय के तौर पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की हो। ज़रूरी अनुभव, जैसे कि जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई पोस्टर के लिए आवेदन करने से पहले, है ना, आधिकारिक वेबसाइट, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है सॉरी,
पूरी तरह से पढ़ लेनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय जो नागरिकता है भी कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें बताया गया है कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों को इनमें से कोई एक होना चाहिए। कौन कौन सा है वो? भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसे हैं और इधर से जो भारत आया है ना। और जो भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश जैसे कि केनिया, युगांडा, तंजानिया गणराज्य से पहले जो भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मालवी भी है, इथोपिया भी है, वियतनाम भी है ना। ऐसे काफ़ी देश हैं। बशर्त ऊपर बताई गई है जो श्रेणी है उनमें देखो, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ है। उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। उम्र जो बताई गई है वो 1/8/2026 तक कम से कम 20 साल अनिवार्य है। जो ऊपर भी हमने बताया था वही है। 28 साल यानी उम्मीदवार का जो जन्म है वो 2/8/1998 से पहले और 1/8/2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। दोनों तारीखें शामिल की गई है इसमें। अधिकतम जो उम्र की जो सीमाएं हैं सॉरी, उनमें छूट क्रम के संख्या के अकॉर्डिंग है। जैसे श्रेणी उम्र से में जो छूट दी गई है वो कैसे है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो छूट है वो 5 साल दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमिंग लेयर, उनको 3 साल है। और जो बेंचमार्क जो विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे कि विकलांग जो व्यक्ति है उनकी अधिकतम नियम जो अधिनियम के 2016 के तहत परिभाषित है 10 साल है। पैरा 4 में बताया गया है कि पूर्व सैनिक ESW विकलांग पूर्व सैनिक DESM रक्षा बलों में की गई सेवाओं की वास्तविक अवधि 3 साल है। SC ST से संबंधित विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए 8 साल अधिकतम उम्र सीमा 50 साल के अधीन। 5 विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग हुई हैं उन महिलाओं के लिए दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए। सामान्य EWS के लिए है 35 साल, OBC कैंडिडेट्स के लिए है 38 साल और SC ST उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष उम्र में छूट निर्धारित की गई है। अब नोट दिया गया है इसमें, SC ST OBC नॉन क्रीमिंग लेयर उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट अन्य श्रेणियों में से एक के साथ मिलाकर दी जाती है, जिनके लिए ऊपर पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 5 में बताई गई उम्र से में छूट अनुमानित है। बताई गई अधिनियम उम्र सीमा सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए भी ये लागू है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार की डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमने ऊपर बताया गया था। ये जो डिप्लोमा डिग्री है वो कंपलसरी है इसमें। और इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपका इस प्रकार से रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो मीडियम है वो एग्जामिनेशन का इंग्लिश ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे कितने? 30। मैक्सिमम मार्क होंगे 30। टाइम अलॉटमेंट होगा 20। मतलब 30 क्वेश्चन में 20 मिनट
टाइम अलॉटमेंट रहेगा इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी इसमें 35 नंबर की, है ना। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 के, और वही सेम टाइमिंग रहेगा 20 मिनट्स का इसमें। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी वही सेम रहेगा इसमें 35 मिनट्स, है ना। 20 मिनट्स जो टाइम एबिलिटी है वो रहेगी, है ना। और टोटल जो क्वेश्चन ऑफ मार्क रहेंगे 100 रहेंगे, है ना। टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे। मिनिमम इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60 मार्क्स कंपलसरी है इसमें। मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि जर्नल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें जो मीडियम है वो भी इंग्लिश रहेगा। क्वेश्चन है उसमें 40 रहेंगे। मैक्सिमम जो मार्क होगा 50 होगा, 20 इसका ये सेम है, ये आप देख सकते हैं। जर्नल इंग्लिश का है, ये भी सेम 40 है ना। इसमें जो टाइमिंग है वो 35 का एवरेजिंग, है ना। जो रीजनिंग एबिलिटी है उसमें 40 60 35 मिनट्स वही है, सेम है। टोटल इसमें जो क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 160 होगी, और टोटल जो मार्क काउंट होंगे वो 200 होंगे, है ना। और मिनिमम जो इसमें जो पास आउट का वो होगा 125 मिनट्स, सॉरी ये इसका टाइमिंग है 125 मिनट्स। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे। किसी खास राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यूटी के वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य यूटी की तय की गई चुनी हुई स्थानीय भाषा पढ़ने लिखने बोलने और समझने में माहिर होना चाहिए। मतलब जो इंसान यूटी या जो भी इसके हैं इसकी लोकल लैंग्वेज उनको कंपलसरी है। और इसमें क्या है कि अधिक जानकारी के लिए क्लोज एच स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा LLPT देख लें। इसमें जो आधिकारिक जो वेबसाइट है इसमें वो आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसको हम फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। उम्मीदवारों को सबसे पहले IBPS की आधिकारिक जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, ये मैं आपको इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या गूगल पे सर्च मार के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से पहले बुनियादी जानकारी आप देख लें। भरकर रजिस्ट्रेशन करने के उम्मीदवारों को क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सिस्टम एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करेगा और उन्हें स्क्रीन पर दिखाएगा। उम्मीदवारों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बताते हुए ईमेल और SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसका जो इस्तेमाल करके जो सेव किया गया जो डाटा है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेव किया था वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। उम्मीदवारों को नीचे दी गई चीज़ें अपलोड करनी होंगी, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स, अपने हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन घोषणा पत्र वो भी देना होगा। क्लोज के में बताया गया है कि सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो SSC SSLC 10वीं की क्लास या उसके बराबर का सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान उम्मीदवारों को वेबकैम या मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटोग्राफ कैप्चर करके अपलोड करनी होगी। किसी से भी कर सकते हैं, फ़ोन से, वेब कैमरे से, किसी से भी ना।
कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर वही रहेगा कि जो आप वेबकैम से करो। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको सबको स्कैन करना है, अपलोड करना है, स्कैन करके ही अपलोड करना है। उम्मीदवारों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ध्यान से भरें, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरे एक डेटा के बारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भरने के बाद कोई डेटा में बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक इनकी करेक्शन की जो डेट नहीं आती है। इसके बाद जो डाटा है सेव एंड नेक्स्ट करें, सुविधा का इस्तेमाल करें, फॉर्म में दी गई जानकारी और वेरीफाई करें और ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। दृष्टि बाधित उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी को ध्यान से जांचें, सत्यापित करवाएं और यह पक्का करें कि सबमिट करने से पहले जानकारी मेरी सही है, क्योंकि सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उस राज्य का जिक्र करना चाहिए जिसे वे चुने जाने पर प्रोविजनल अलॉटमेंट अस्थायी जो आवंटन है वो उनको चुनना चाहते हैं, जो आप उनको चुनना चाहते हैं। एक बार चुना गया विकल्प बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कैंडिडेट्स आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिजी लॉकर को जोड़ा गया है। ओके, उम्मीदवार अपनी मर्जी से डिजी लॉकर के जरिए जारी किए गए क्रेडेंशियल दस्तावेज, आधार, शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज आदि और जो जानकारी है नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि वगैरह एक्सेस दे सकते हैं। ओके, पेमेंट का तरीका गणेश ये देखना कि उम्मीदवार ज़रूरी फीस, इंटीमेशन चार्ज का पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन चार्ज का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उम्मीदवारों को ज़रूरी जानकारी, दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए। ऑनलाइन तरीके से फ़ीस, इंटीमेशन चार्ज का पेमेंट उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से सही जगहों पर जानकारी बहुत ध्यान से भरनी चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के आखिर में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बटन दबाने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म में भरे गए हर फील्ड की जांच कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवारों या उनके पिता, पति आदि का नाम उसी तरह सही लिखा होना चाहिए जैसा कि सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स में है। कोई भी बदलाव, फेरबदल पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। ओके, अगर उम्मीदवार एक बार से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाता है तो वह पहले से भरे गए डेटा को सेव कर सकते हैं। जब डेटा सेव हो जाता है तो सिस्टम एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करेगा और स्क्रीन पर दिखाएगा। उम्मीदवार जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट कर लेना, क्योंकि ये हम जब फॉर्म कंप्लीट कर देंगे, ओके, जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप लोगों को सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड वेरी वेरी कंपलसरी, ये आपको एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सेव किए गए डेटा को फिर से रीओपन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक बार
सब एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से भर जाए तो कैंडिडेट्स का डेटा सबमिट कर लेना चाहिए। आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है। ये सभी जुड़े होते हैं, आपको पता ही है सब कुछ। निर्देशों का पालन करके पेमेंट की जो प्रक्रिया है पूरी की जा सकती है। अब स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी देकर डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो या कोई भी माध्यम चुन सकते हैं आप। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट वगैरह, यूपीआई, इन सभी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके से पेज दिखाई देता है जिसमें क्रेडिट निर्देशों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ज़रूरी जानकारी जानने के लिए आप